फिगर तो है नहीं। संदीप सबरवाल को भी जोड़ते हैं अपने शो में और उनसे पूछते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स को देख रहे हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। संदीप, ये जो एक रिन्यूड सेलिंग फाइनेंशियल में शुरू हो गई है 120 के ऊपर क्रूड की वजह से, यील्ड्स हार्डन हो गई है, इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, स्पेशली इस लाइट में कि ऑलरेडी 2 साल के ऊपर बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर बहुत लैंग्विशिंग रहा है, डिस्पाइट कि अभी 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छे आ गए बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा स्टॉक्स में। जी हाँ जी। तो इसमें होता क्या है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में कि ये एक सबसे बड़ा सेक्टर है इंडेक्स का। तो क्योंकि इंडेक्स में वेटेज इतना ज्यादा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का इसमें बहुत बड़ा होल्डिंग है। और दूसरा हमने देखा है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनमें सेलिंग आती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उनको इतना असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो हाई कासा रेशो वाले बैंक्स हैं जैसे HDFC, ICICI बैंक है, उनको एक्चुअली जब इंटरेस्ट रेट इनिशियली बढ़ने शुरू होते हैं तो उनको फायदा होता है क्योंकि उनके डिपॉजिट के रेट इतने बढ़ते नहीं, लेकिन उनका जो यील्ड है लोन्स पे वो बढ़ जाता है। आई थिंक यस, वही हुआ है जो हमें जिसका डर था, वो है टेक्निकल ग्लिच। वो बहुत ही अच्छी तरह समझा रहे थे कि आपको क्या देखना चाहिए। ओके, वी हैव हिम बैक। संदीप, सॉरी वी हैड लॉस्ट यू 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड्स के लिए, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो इसमें होता क्या है क्योंकि एक बहुत ओवर ओन सेक्टर है तो इसलिए इसमें गिरावट आती है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये गिरावट एक तरह से अगले 1-2 हफ्ते में क्रिसेंडो पे पहुंचेगी, उसमें हमें मौका मिलेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को खरीदने का। दूसरा एक जो व्यू बनता जा रहा है कि इंडियन सेंट्रल बैंक जो है वो एक तरह से पीछे है पूरे कर्व के, और बहुत पीछे हो गया है कि वो लोग बिल्कुल भी इन्फ्लेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे और लिक्विड इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं इंडिया में, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो एक वो मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के माइंड में वो भी चीज है कि अगर फास्टर रेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ गया RBI MPC को, तो उसका असर फिर बैंकिंग क्षेत्र और पूरी इकोनॉमी पे पड़ सकता है, और इकोनॉमी पे जब असर पड़ता है तो बैंकिंग क्षेत्र पे पड़ता है। तो ये सब प्लेस हो रहे हैं। क्रूड की बात अभी आप लोग कर रहे थे कि $120 ऑलमोस्ट पहुंच गया है ब्रेंट क्रूड, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस सब का असर इकोनॉमी पे होता है, और जब भी इकोनॉमी का असर होता है तो फाइनेंशियल सेक्टर पे सबसे ज्यादा असर होता है। एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। हमने कल इंद्रनील सेनगुप्ता से बात की थी CLSA के, और उन्होंने एक पॉइंट मेक किया था यही मैक्रो कंसर्न्स को लेके, और इन्फ्लेशन का पीक आउट होता हुआ दिखता है क्योंकि वो हमें और आपको डेली लाइफ में भी इम्पैक्ट कर रहा है बट कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स को भी कर रहा है। तो मैं एक आंसर उनका सुनवाऊंगा, फिर आपसे रिएक्शन चाहूँगा। We at CLSA do subscribe to this, view that commodity prices will come down as the Fed begins to hike rates and liquidity is less abundant than before. But then obviously with a war on, that has got right shifted. So I think that the geopolitical risks are being grossly overdone. Let's take oil. Let's define geopolitical risks. Let's say that oil goes to $150 a barrel for 2 months, and out of panic there is a $20 billion outflow because of from foreigners. Now our base case oil forecast is about $80 billion, and if oil were to go to 150 for 2 months because of the war, then that goes to $90 a barrel on an average for the full year. So effectively speaking, you are talking of $30 billion of outflow. $10 billion because of oil and $20 billion because of the FIIs. Now, the RBI has a FX reserve of about $680 billion, including forwards. Now, we do various estimates and find that 600 billion is the adequate level of FX reserves, which means the RBI has about $80 billion of excess FX reserves. So even if they have to sell 30 billion, they will still have a war chest of 50 billion. So, it's obviously, when there is a war going on, people panic. But when you look at numbers, India is fairly all right.
राइट संदीप, आपका क्या कहना है इस बात पे कि अगर $150 भी हो जाता है क्रूड 2 महीने के लिए तो नेट नेट $90 का ही एवरेज आएगा हमें, तो हो सकता है बाजार इस समय ओवर एस्टिमेट कर रहा है मैक्रो कंसर्न्स, ये सीएलएसए की व्यू है। आपका क्या व्यू है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट? देखिए अजय जी, क्रूड ऑयल को प्रेडिक्ट करना तो सऊदीज को भी नहीं पता अगले हफ्ते क्या क्रूड ऑयल प्राइस होना है, तो हम और आप तो क्या ही प्रेडिक्ट करेंगे इसमें। तो हमें जो मार्केट में दिखता है हमें उस पर रिस्पॉन्ड करना है, एक तो ये बात है। दूसरा एक बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का कि प्राइसेस रिजिड होते हैं, तो प्राइस एक बार ऊपर जाता है तो नीचे नहीं आता नॉर्मली। तो ये क्रूड ऑयल की बात नहीं कर रहा मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जैसे जब कमोडिटी प्राइस ऊपर जाते हैं तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो वो नॉर्मली नीचे नहीं आता। तो सस्टेन्ड पीरियड जब आता है कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहने का, तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो बहुत आसानी से नीचे नहीं जाता। तो ये रिकॉग्निशन बहुत होनी जरूरी है। इतना ज्यादा एनालिसिस करना कितना फॉरेक्स रिजर्व है, कितना 2 महीने 3 महीने, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत आए हैं। उसके कारण हम देख रहे हैं, अगर आप पिछले महीने के 2 व्हीलर सेल्स देखिए, 25% डाउन इंडस्ट्री है पूरी। 25% कोई छोटा नंबर नहीं है। वो किस लिए है? क्योंकि प्राइस हाइक इतना हुआ है और फ्यूल प्राइसेस इतने चढ़े हुए हैं कि उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट पे हो रहा है। और अभी आप देखिए पाम ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई, सारे मेटल प्राइसेस ऑल टाइम हाई, उसका व्हीट कॉर्न ग्लोबली ऑल टाइम हाई पे, तो उसका असर दूध के रेट, ब्रेड के रेट बढ़ने शुरू हुए। ये कॉमन मैन को इफेक्ट करता है और ये प्राइसेस जब ऊपर जाते हैं वापस नीचे नहीं आते। ब्रेड का प्राइस आपने कभी नीचे आते हुए देखा है? नहीं आता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बार इन्फ्लेशन की रिकॉग्निशन हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट रेट जब थोड़े बढ़ेंगे, उसके कारण अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होते हैं तो फिर हम थोड़े जो हमें चौकन्ना रहना है उसके हम ठीक है, हम कह सकते हैं कि ठीक है सेंट्रल बैंक सब थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब सिनारियो अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ टाइम तक इतना बिनाइन व्यू लेना कि वर्स्ट बिल्ट इन हुआ है, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो क्लियरली यहाँ पर कच्चे तेल की चाल पर विस्तार से हम फोकस कर रहे हैं और ऑफ कोर्स आपका ऑब्जर्वेशन संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया एफएमसीजी स्पेस जहाँ पर प्राइसेस हैं कि लगातार ऑफ कोर्स जैसे जैसे इनकम भी बढ़ती हुई दिखती है और चाहे इन्फ्लेशन बढ़े या कुछ भी हो, एफएमसीजी के प्राइसेस जो हैं वो तो एक लेवल तक बढ़ते ही जाते दिखते हैं। लेकिन साथ ही क्रूड में तेज़ी से हम देख रहे हैं तेल गैस शेयरों में जो है उछाल देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर पर्टिकुलरली आपका नज़रिया क्या है और इन लेवल्स पर कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्पेस कैसा नज़र आ रहा है? नॉर्मली एज ए इन्वेस्टर मैं स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि स्पेशली जो ग्लोबल कमोडिटी होता है, क्योंकि इनमें प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है कैसे जाएंगे प्राइसेस। लेकिन मुझे लगता है कि जो डिस्रप्शन हो रहा है रशियन सप्लाईज का, वो थोड़ा लॉन्गर टर्म रहेगा, तो उसमें कुछ क्षेत्रों को फायदा जरूर होगा, स्पेशली नॉन फेरस मेटल्स। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह, इनके स्टॉक्स एलिवेटेड रहेंगे, तो जो कंपनी इन क्षेत्रों में है उनको फायदा हो सकता है। कोल प्राइस हम देख रहे हैं, जहां 3-4 साल पहले $50-60 पे कोई खरीद नहीं रहा था, अभी $300-400 हो गए हैं पर टन। तो उसके कारण कुछ फायदा कोल क्षेत्र की कंपनीज को होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा हाई एलोकेशन कमोडिटी स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है और सेंट्रल बैंक एक्शन शुरू होने लगता है, तो उसके बाद इन्फ्लेशन पे एक नेगेटिव, तो उसके बाद ये प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हो जाते हैं और इकोनॉमीज भी स्लो डाउन होती हैं। तो नियर टर्म में ये जरूर परफॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। गुड आफ्टरनून संदीप, प्रियंका हियर। जिस तरह से आपने ये बात बोली कि इन्फ्लेशन प्रूफ अपने पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश करनी चाहिए और बाजार में जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रख रहा है, जिस तरह से हम शुगर काउंटर्स में देख रहे हैं एक तेजी है, लगातार एक सर्च पर ही है बलरामपुर चीनी जैसे काउंटर्स और तमाम दूसरे शुगर स्पेस के काउंटर्स। जाहिर तौर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है जिसके चलते शुगर स्पेस में एक सर्च है। कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो, क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफकोर्स एक फ्यूचरिस्टिक ऑप्शन होगी? इस थीम पर अगर आपके नजर में कोई स्पेसिफिक कोई स्टॉक आप शेयर करना चाहते हो, कोई ऑब्जर्वेशन आप शेयर करना चाहते हो?
या इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा फायदा एक कंपनी को होता है, पराज इंडस्ट्रीज। वो हमारे पोर्टफोलियोज में भी है काफी समय से है, मतलब वो हमारे बाइंग लेवल से 6-7 गुना चढ़ गया है स्टॉक आज के दिन। लेकिन उसका आउटलुक काफी अच्छा है, क्योंकि ना केवल पेट्रोल की ब्लेंडिंग में उनकी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने रिसेंटली डीजल ब्लेंडिंग की भी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जो कि ग्लोबली ज्यादा नहीं होता डीजल ब्लेंडिंग। तो अगर वो टेक्नोलॉजी भी एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाती है और इम्प्लीमेंट होती है, तो उनके ऑर्डर फ्लोज काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी उनका ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है, एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। थोड़े मार्जिन पे असर हुआ है क्योंकि स्टील प्राइसेस जिस तरह बढ़े थे, लेकिन वो भी अब नए ऑर्डर्स में शायद नहीं आएगा। तो ये कंपनी को फायदा होता है। दूसरा, जैसे अपने शुगर कंपनीज का ही, तो बलरामपुर चीनी जैसी कंपनी बिल्कुल क्लीन कंपनी है, डेट फ्री, बायबैक करते रहते हैं, शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करते रहते हैं। और शुगर क्षेत्र में ओवरऑल लॉन्गर टर्म डायरेक्शन अगले 2 साल के लिए अच्छा ही लगता है मुझे। तो उसमें बेस्ट कंपनी ऑब्वियसली बलरामपुर ही है। तो जो निवेशक निवेश करके थोड़े समय पेशेंट रह सकते हैं, मार्केट के ऊपर नीचे को के स्तरों को जूझ सकते हैं, उनके लिए ये कंपनी अच्छी है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं बलरामपुर चीनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ हफ्ते पहले, जिस हिसाब से इन्होंने लगातार बायबैक्स करे हैं और लगातार इन्होंने अपनी जो टिल्ट है वो फूड की तरफ, मतलब एक प्योर शुगर कंपनी के से ये एक फूड कंपनी और एग्रो की तरफ टिल्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑफकोर्स इथेनॉल एक बहुत बड़ा एरिया है ही है। मैं वेदांता के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने थोड़ा बोला कि आप कैरिड अवे मत हो जाइए और बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट मत कर दीजिए कमोडिटी स्पेस में, स्पेशली जब हम जानते हैं कि हमें मिडिल ऑफ द साइकिल तो है ही, भले ही अभी भी बॉयंट हो साइकिल, बट एज अ स्टॉक, एज अ कंपनी, जिस हिसाब से इन्होंने, इनकी जब डीलिस्टिंग फेल हुई थी उसके बाद से करीब 50 रुपये तो डिविडेंड दे चुके हैं और स्टॉक 150 वाला करीब 400 हो गया है। इसके वैल्यूएशन पे या ये जो डिविडेंड पॉलिसी पे है, और इनिशियल कमेंट जो आए थे कि हम कंपनी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को यहाँ से एक तरह से एक चेंज ऑफ हार्ट सा हो रहा है, इस पर कुछ आपका व्यू संदीप? या तो वेदांता एक स्वीट स्पॉट पे है एक तरह से, क्योंकि इनके काफी बिजनेस अच्छे कर रहे हैं और ऑयल बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जैसे जिस तरह से पेट्रोल, जिस तरह से क्रूड ऑयल में स्पाइक आया है। तो वेदांता के स्टॉक पे थोड़ा सा डाउट हमेशा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू में रहता है, क्योंकि इन्होंने डीलिस्ट करने की कोशिश की जब बहुत लो लेवल्स पे, और वो एक निवेशकों को वो चीज पसंद नहीं आई थी। लेकिन साइकिल उनके फेवर में है। जिंक के प्राइस से आप देखिए, मतलब 15 साल के हाई पे पहुंच गए हैं। तो एक स्वीट स्पॉट में जरूर है। डेट रीपेमेंट के कारण इक्विटी पे वैल्यू आती है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि फिर भी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं, अभी एक्सटर्नल इवेंट्स के कारण बहुत चढ़े हुए हैं, इनमें गिरावट भी शॉर्ट पॉइंट थोड़े से समय में आ सकती है। तो थोड़ा सा एलोकेशन लोग रख सकते हैं, बहुत हाई एलोकेशन, मतलब ये स्टॉक्स ऐसे नहीं है, क्योंकि ये साइक्लिकल होते हैं, हमें पता है अजय, कि बहुत अच्छे समय आते हैं और बहुत खराब समय भी आते हैं इनके। तो इसलिए इनमें एलोकेशन हमेशा एक लिमिट में रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। एक व्यू सीमेंट पे और उनके एलिवेटेड वैल्यूएशन पे। कुछ दिन पहले मैं एक एनालिस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था, वो बता रहे थे श्री सीमेंट के वैल्यूएशन कुछ टाइम पहले, मतलब एक श्री सीमेंट के वैल्यूएशन लोग मार्केट कैप अलोन में कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स टुगेदर आ सकते थे। तो थोड़ा वैल्यूएशन कंप्रेशन भी आया लार्ज कैप सीमेंट में, बट इसको कैसे देख रहे हैं आप स्पेस में? अजय, इस क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ कि मौका आएगा इसमें निवेश करने का। तो ये क्षेत्र में ये नहीं कहूंगा कि टोटली अवॉइडेबल क्षेत्र है। जैसे जिस तरह से अल्ट्राटेक आप देखिए, 8500 से मेरे ख्याल से आज 6000 के आसपास है। तो इसमें अच्छी गिरावट आ रही है और इसके कारण बिल्कुल अपेरेंट है, क्योंकि जो फ्यूल प्राइसेस के रेट्स है वो इतनी जोर की बढ़ रहे हैं, कोल, इंपोर्टेड कोल के प्राइस इतनी जोर की बढ़ रहे हैं कि इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे नियर टर्म बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस क्वार्टर शायद नहीं लगे, अगले क्वार्टर लगेगा, जो कि पीक एक तरह से सेल्स क्वार्टर होता है, उसमें मार्जिन हिट आएगा, फिर मॉनसून आ जाते हैं। तो सीमेंट क्षेत्र जिसमें लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उसमें मार्जिन प्रेशर बहुत जोर किया। पिछले क्वार्टर में डिमांड भी एक्सपेक्टेशन से नीचे थी। तो ये क्षेत्र मेरे एक रडार में है। अभी मैं नहीं खरीद रहा, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम आएगा इसमें, अगले कुछ हफ्तों में कुछ स्टॉक्स काफी सस्ते हो जाएंगे और वो निवेश करने का समय रहेगा।
सीमेंट में हम कमजोरी का दबाव जरूर देख रहे हैं, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है, साथ ही क्रूड में जो लगातार उबाल है उसका एक इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट में देखने को मिल रहा है। हाल ही में सीमेंट प्राइसेस में भी बढ़त तमिलनाडु में हमने देखी है, तो क्लियरली एक इम्पैक्ट यहाँ पर सीमेंट पर आता हुआ। फिलहाल सिर्फ वेट एंड वॉच का नजरिया सेक्टर पर लगाएं, लेकिन आगे मौके जरूर मिलते हुए दिखेंगे। इस बीच संदीप, जिस तरह से हम तमाम सेक्टर्स की फिलहाल रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से जो बातचीत चल रही है, क्रूड है, सीमेंट है, पेंट है, सबकी बात जरूर करते, लेकिन एक स्पेस जो कि छुपे रुस्तम की तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, डिफेंस स्पेस। डिफेंस एक्सपेंडिचर इन तमाम चीज़ों की वजह से बढ़ता हुआ दिखा भी है। ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि यहाँ पर भी आता हुआ दिख सकता है। HAL BL जैसे काउंटर्स कल तक अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे थे, आज ऑफकोर्स कमजोरी है बाजार में, उसका एक इम्पैक्ट वहां पर भी है, लेकिन डिफेंस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? इस क्षेत्र में री रेटिंग जरूर होगी, वैल्यूएशन जो अभी हैं उससे ऊपर जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन पे जो अटैक है उससे लोगों को ये रियलाइजेशन हुई है कि थोड़ा आपकी सेल्फ सफिशिएंसी होनी जरूरी है, आपके पास एक बैकअप होना जरूरी है अगर आप पे सडनली कोई अटैक होता है। तो मुझे लगता है कि एक एज अ स्ट्रेटेजी, जैसे हमें जर्मनी ने अनाउंस किया कि वो $100 बिलियन का डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करेंगे, और जो कि जबकि उन्होंने काफी कम रखा हुआ था, उस पर उनकी टोटली स्ट्रेटेजी चेंज हुई। तो ये क्षेत्र मुझे लगता है कि एक अगले कुछ सालों के लिए अच्छा क्षेत्र ही है, और इसमें जो स्टॉक्स का आपने नाम लिया, लार्जली मतलब PSU हैं या फिर कुछ प्राइवेट कंपनी जिनमें डिफेंस ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको देखना चाहिए, और जो करंट मार्केट वीकनेस है इनमें एक्यूमुलेशन अच्छा रहेगा इसमें। राइट संदीप, एक व्यू तो ये सामने निकल के आया और काफी हद तक इस पर वैलिडेशन दिख भी गई कि FIs को ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो में FIs और FPIs के पास होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं, वहाँ बिकवाली थी। HDFC ग्रुप एक बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन अब जिस तरह की सेलिंग प्रेशर में एशियन पेंट्स जैसे काउंटर भी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि लगातार जो फैंसी काउंटर्स हैं और उन्हीं में सबसे ज़्यादा बिकवाली का दबाव है? जी हाँ, क्योंकि जिन स्टॉक्स में लोगों की सबसे ज्यादा होल्डिंग थी, जिसपे एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा था और वैल्यूएशंस भी जो फेवरेबल नहीं थे, वहां पे गिरावट का हमें ज्यादा दिख रहा है। तो पहले HDFC ग्रुप के सारे स्टॉक्स हमने देखे, कुछ और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखे, अभी हम एशियन पेंट्स और कुछ अदर और कंज्यूमर गुड स्टॉक्स में ये चीज देख रहे हैं। पर ये कुछ समय तक चल सकता है, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस इस गिरावट के बाद भी इतने सस्ते नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनमें अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में और वीकनेस दिख सकती है। ये वीकनेस अभी फिलहाल जारी रहेगी और अगले कुछ हफ्ते और जारी रह सकते हैं, और महीने भी बोला मिस्टर सप्रेवाल ने। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और आज हमें अपना आउटलुक बाजार पर, सेक्टर स्पेसिफिक और मैक्रो फ्रंट पर अपनी व्यू हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।